So we had started with chapter 11 electromagnetism. Short answer type questions we have already discussed in lecture 1, 2 and 3. First two long questions also we have discussed in lecture 3. Now in this lecture number 4, let us come to start with question number 3. Explain ferromagnetic materials with their magnetic domain properties. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वैसे बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जितना भी यहाँ पे हमने पोर्शन लिखा है, ये सेम पोर्शन ही बेटा मैंने उठा के जस्ट कॉपी पेस्ट किया है क्वेश्चन नंबर 3 में. तो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ऑलमोस्ट सेम एज दैट एज सम पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से मटेरियल होते हैं बेटा जिनके अंदर डोमेन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं. जैसे यहाँ पे जब आप ये डायग्राम को कंसिडर करोगे, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे फिगर ए और फिगर बी में हमने डोमेन्स दिखाई हुई हैं. डोमेन्स का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कोई छोटा सा मटेरियल है, ऐसे इस मटेरियल के अंदर छोटे छोटे से ऐसे पार्ट्स हमने बनाए हुए हैं, और इन पार्ट्स के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं. ठीक है, ये जैसे कि आप ये फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे इस डायग्राम में ये डोमेन्स जो हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड हैं. तो सबसे पहली बात जो आप लोगों को याद रखनी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में, कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विल ऑलवेज बी कंसिस्टिंग ऑफ डोमेन्स. और ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि चाहे आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखो या ना रखो, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो ये हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल रहेंगे, चाहे आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखो या ना रखो. सो दे विल ऑलवेज बी मैग्नेटिक मटेरियल्स. यहाँ पे देखो, ये लास्ट लाइन में हमने यहाँ पे लिखा भी है, दीज मटेरियल्स शो मैग्नेटिज्म ऑन रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर देते हैं, इवन देन दीज मटेरियल्स शो मैग्नेटिज्म. अब होता क्या है बेटा, जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा, जैसे कि ये डायग्राम ए के अंदर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एरोज़ आप लोग देख रहे हो, फर्स्ट में नीचे वाली साइड दिखाए हैं, फिर इसमें हम इस तरफ लेफ़्ट साइड दिखाए गए हैं, इसमें अप साइड दिखाए गए हैं, इसमें थोड़ी सी स्लांटिंग इस तरफ दिखाए गए हैं. तो जो एरोज़ हैं वो डोमेन के अंदर तो सेम अलाइंड हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हैं, बट अलग अलग डोमेन्स के अंदर इनकी सबकी अगर हम अलग अलग डायरेक्शंस देखें तो सारी डोमेन्स के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं उनकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं. और होता क्या है, जब इस मटेरियल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, जैसे आप लोग डायग्राम बी में देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे एरोज़ जो यहाँ डायग्राम ए के अंदर रैंडमली ओरिएंटेड हैं. नो डाउट कि ये डोमेन्स के अंदर तो सेम डायरेक्शन में है, बट ओवरऑल अगर हम सब्सटेंस को देखें तो ये रैंडमली ओरिएंटेड हैं. तो ये सारे रैंडमली ओरिएंटेड जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, ये सारी ओरिएंट हो जाती हैं इन केस व्हेन वी अप्लाई और व्हेन वी प्लेस दिस मटेरियल इन द मैग्नेटिक फील्ड. So ferromagnetic substances are those which get strongly magnetized when placed in an external magnetic field. ये क्या है, वैसे तो ये मैग्नेटाइज होते ही हैं, बट जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं. दे एग्जिबिट द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन जो है वो अपनी रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक डायपोल्स इन दीज मटेरियल्स आर अलाइंड इन डोमेन्स. ये लाइन जो है बेटा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे लिखी है, आर अरेंज्ड इन डोमेन्स. तो यहाँ पे बेटा इस लाइन को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, बिकॉज दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैग्नेटिक डायपोल्स इन दीज मटेरियल्स आर अरेंज्ड इन डोमेन्स. तो डोमेन्स ये वर्ड आप लोगों को बेटा याद रखना है फॉर द केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. सो दीज डोमेन्स आर यूजुअली रैंडमली ओरिएंटेड, जैसे कि हमने फिगर ए में दिखाया है, एंड नेट मैग्नेटिज्म इज़ ज़ीरो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई की गई होती तो क्या होता है, जैसे डायग्राम ए में है, ये डोमेन्स के अंदर तो अलाइंड हैं, बट अगर हम ओवरऑल सब्सटेंस की देखें तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं. मैग्नेटिक मोमेंट्स जो हैं दे आपस में जो क्या है कैंसिल आउट हो जाती हैं, और नेट मैग्नेटिज्म इस मटेरियल का क्या हो जाता है, ज़ीरो. But when an external field is applied, या when this material is placed in the external field, the domains reorient themselves to reinforce the external field.
तो ये जो डोमेन्स हैं ये अपने आप को रीओरिएंट कर लेती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ अलोंग द एक्सटर्नल फील्ड। और इसके अंदर जो मटेरियल के अंदर है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने आप प्रोड्यूस हो जाती है विच इज़ अलाइंड विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी एग्जांपल्स बेटा हमने नीचे यहाँ लिखी हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, नियोडामियम एंड देयर अलॉयज़। These are usually high ferromagnetic and are used to make permanent magnets। तो परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के काम भी ये मटेरियल आते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के काम भी आते हैं। और इनके एग्जांपल्स बड़े ध्यान से बेटा आप लोगों ने याद रखनी है। आयरन, कॉपर, आयरन तो आप सबको पता है कि इट इज़ स्ट्रांगली मैग्नेटिक मटीरियल। आयरन, निकल जो है वो वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स की। Now coming to question number 4, explain difference between electric field and magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो जब भी बेटा आपको कोई डिफ्रेंसिएशन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लिख के इन दोनों के बीच में लाइन लगानी है और फिर दोनों के पॉइंट्स को आपस में कंपेयर करना है। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल विद इन विच ए फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल्स। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पड़ा है उसके सराउंडिंग एरियाज़ में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जनरेट हो जाएगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम कोई और चार्ज पार्टिकल उसके नियर बाय लेके आते हैं वो अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो फील करेगा और इससे हमें पता चल जाएगा कि इस स्पेस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो स्पेस है बेसिकली उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल पड़ा है तो मैग्नेटिक मटेरियल के आसपास की जो स्पेस है ऑब्वियस सी बात है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड अपने आप प्रेजेंट हो जाएगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं द स्पेस अराउंड ए मैग्नेटिक मटेरियल और ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अगर कोई मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पड़ा है तो उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने आप प्रेजेंट होती है। तो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास बेटा वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड या तो मैग्नेटिक मटेरियल कोई प्रेजेंट हो या फिर कोई चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मूविंग है तो हम कहेंगे कि उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो एनी स्पेस अराउंड ए मैग्नेटिक मटेरियल और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म कैन बी फील्ड और एक्सपीरियंस्ड, सो दैट स्पेस विल बी नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका फॉर्मूला हम कैसे देंगे ये हमने पॉइंट 2 के अंदर रिप्रेजेंट किया है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कूलम लॉ से रिप्रेजेंट की जाती है जनरली, F इक्वल टू क्यू ई। ये फार्मूला सबको पता है, F इक्वल टू क्यू ई। अगर आप वहाँ से E निकालते हो देन दैट विल बी F डिवाइडेड बाय Q। लेट मी शो यू। तो यहाँ पे बेटा जैसे मैंने लिखा है F इज़ इक्वल टू क्यू ई, यहाँ से अगर आप लोग E का फार्मूला निकालते हो दैट विल बी F अपॉन Q। तो ये F अपॉन Q आ जाता है। तो F कूलम लॉ से हम सबको पता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो उस दो चार्जेस को अगर आप एक चार्ज के साथ डिवाइड कर देते हो दैट विल बी 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला दिया गया है बाय यूजिंग बायट-सावर्ट्स लॉ। बायट-सावर्ट लॉ क्या होता है, B इक्वल टू μ0/4π इंटीग्रल आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। आई क्या है बेटा, करंट। अगर कोई हम इलेक्ट्रिक वायर ले रहे हैं और उसका छोटा सा पोर्शन करंट एलिमेंट ले रहे हैं DL, छोटा सा करंट एलिमेंट जो उसकी लेंथ हमने क्या ली है DL, उसमें से करंट I अगर फ्लो कर रहा है तो वहाँ उस सराउंडिंग एरिया में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बायट-सावर्ट्स लॉ के थ्रू दी जाती है। इसके फार्मूले की ज़्यादा डिटेल में बेटा हम लोग नहीं जाएंगे, आप लोगों ने सिंपली ये फार्मूले याद रखने हैं। μ0/4π इंटीग्रल ऑफ आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। इसमें जो μ0 है वो क्या होती है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है आई होप। 1/4π एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ और इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। नाउ पॉइंट नंबर 3, इट इज़ मेजर्ड इन वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं, वोल्ट पर मीटर।
और मैग्नेटिक फील्ड बी को हम किस में मेजर करते हैं, गॉस में या टेस्ला में। और गॉस और टेस्ला का आपस में क्या रिलेशन है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। टेस्ला जो है बेटा ये एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। देन पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। ये हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे हमें ये एंड होती दिखती होती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे कि हम ऊपर डायग्राम में भी देख के चुके हैं, अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने करा है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पे ख़त्म हो रही हैं। तो यहाँ इसमें ये पॉइंट हमने मेंशन किया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंटिन्यूस लूप्स मूविंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी डायरेक्शन जो है वो दिखाई जाती है। नाउ पॉइंट नंबर 5, मोनोपोल्स कैन एग्जिस्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा आपने सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल नेगेटिव चार्ज बहुत बार बना हुआ देखा होगा। जब भी हम कहीं इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल नेगेटिव चार्ज कई बार दिखाया है। इट मीन्स जो मोनोपोल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के केस में तो एग्जिस्ट करती हैं, बट मैग्नेटिज्म में कभी भी सिंपली नॉर्थ पोल या सिंपली एक साउथ पोल नहीं दिखाया जाता। वी ऑलवेज रिप्रेजेंट इट इन पेयर्स। आप कोई भी एक मैग्नेट ले लो बेटा, उसको जितना मर्जी हाफ डिवाइड कर लो, उसके हमेशा अपने आप दो पोल्स जो हैं वो बन जाते हैं। एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाता है एंड दूसरी तरफ साउथ पोल बन जाता है। तो मैग्नेटिज्म के केस में हम लोग कहते हैं मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम एक मैग्नेट लेंगे उस मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ। हम इन दोनों पोल्स को अलग अलग नहीं कर सकते। Then point number 6, electric field can be easily shielded by the conducting objects like metals, trees, buildings, etc. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा इसको हम शील्ड कर सकते हैं। वुड आपको पता है बैड कंडक्टर है, तो ट्रीज़ जो हैं, बिल्डिंग्स जो हैं, या फिर मेटल ऑब्जेक्ट्स लाइक अगर हम कार के अंदर बैठे हैं और बाहर थंडरिंग लाइटिंग हो रही है तो इवन देन वी से कि हम लोग सिटिंग इन द कार वी आर सेफ व्हेन देयर इज़ लाइटनिंग और थंडरिंग आउटसाइड। क्यों? क्योंकि वो लाइटनिंग का इफ़ेक्ट कार के अंदर नहीं होगा और वो कार का जो कवर है, कार जो है पूरी बेसिकली उसकी जो आउटर बॉडी है वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ईजिली शील्डेड बट मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी ईजिली शील्डेड। मैग्नेटिक फील्ड का जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी दूर तक रहता है और काफ़ी ज़्यादा डीप इसका इफ़ेक्ट जो है वो फील किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है। तो इसको जल्दी जल्दी हम शील्ड नहीं कर सकते। तो इसमें बेटा इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को 6 पॉइंट्स दिए हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दी मार्क्स आप लोगों को पॉइंट्स लिखने हैं। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसमें आप 6 के 6 पॉइंट्स लिख सकते हो, और अगर ये वेरी शॉर्ट में आपको ये आता है तो आपके 2 या 3 पॉइंट्स आप इसके लिख सकते हो वहाँ पे। तो इफ़ यू फाइंड एनी डाउट बेटा यू कैन write the comments in the comment section or you can also text message me.